तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग पे एक ऐसा प्रभाव डाला है। कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ करने की कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश कामयाब भी होती है, रंग भी लाती है। उसके दम पे अपने परिवार, अपनी ज़िंदगी को रोशन करते हैं। लेकिन ये तमाम लोग महज मुट्ठी भर हैं, 10 से 20% जो सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हैं। बाकी सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हैं उसको हम लोग बहुत निगेटिविटी में लेते हैं। ऐसी चीज़ों को चुनने की कोशिश करते हैं जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, उसको फॉलो करते हैं। उस जैसा दिखने का, उस जैसा बनने का ऐसा सुरूर, ऐसा जुनून दिमाग पे चढ़ता है कि कहीं ना कहीं जो वायलेंस है, जो क्राइम है, सोशल मीडिया की वजह से भी कई गुना बढ़ गया है। आज आपको मेन कहानी सुनाऊं उससे पहले एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, और दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं इसलिए भी सुना रहा हूं। एक बच्चा पुलिस थाने जाता है, उम्र 10 से 12 साल। थाने में जाने के बाद जब पुलिस वाले उसे देखते हैं तो बुरी तरह खून से भीगा हुआ, घबरा जाते हैं पुलिस वाले भी। बेहद मासूम बच्चा था। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं फ़ौरन उसको बैठाते हैं, पूछते हैं कि बेटा आपको किसने मारा, आपकी ये हालत किसने की, आप कहाँ से हो। तो वो बच्चा बताता है कि ना ही मुझे किसी ने मारा है, ना ही किसी ने मेरे ऊपर हमला किया, बल्कि मैंने किसी को मारा है। ये चीज़ वो बच्चा जब बोलता है तो पुलिस वाले भी एक तरह से सन्न रह जाते हैं कि इतना फूल सा बच्चा कैसे किसी को मार सकता है। फ़ौरन पूछते हैं कि किसको मारा। तब उसने बताया कि मैंने अपनी माँ को मारा है। फिर पूछा क्यों और कहाँ। तो उस बच्चे ने बताया कि मेरी माँ बढ़िया खाना नहीं बनाती थी, मैं स्कूल से आया, खाना ठंडा था, माँ ने वही गर्म करके दे दिया। मैंने बताया कि मुझे ये खाना है, लेकिन उन्होंने मोबाइल में अपने आप को इतना बिजी समझा, इतना ज़रूरी समझा कि उन्होंने खाना नहीं बनाया। तो मुझे लगा कि अब मुझे इनको मार ही देना चाहिए। उसके बाद मैं एक चाकू लेके आता हूँ, मम्मा मेरी मोबाइल में बिजी थी और मैंने वैसे ही उनका गला काट दिया। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं फ़ौरन उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आपका घर कहाँ है। बच्चा अपना घर का एड्रेस बताता है। पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद जब उस घर के दरवाजे को खोलते हैं तो सच में फ़र्श पे खून, और जो कुछ इस बच्चे ने बताया था वो तमाम चीज़ें सही थी। यानी सोशल मीडिया और इन तमाम चीज़ों की वजह से एक 12 साल के बच्चे ने अपनी ही माँ की चाकू से गला रेत के हत्या कर दी, और शायद बच्चा भी बिना माँ के हो गया और उसकी ज़िंदगी भी तबाह हो गई। ये एक कहानी का एक पहलू था। अब आते हैं मेन कहानी पे, और पहली कहानी क्यों सुनाई अब आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सीधा सीधा चलते हैं मेन कहानी की ओर। और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है इटावा, और इसी इटावा में एक थाना लगता है, बलरई थाना। और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है बहादुरपुर गांव, और मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर साल 2023 की। इसी बहादुरपुर गांव में एक परिवार रहा करता था। बेहद ठीक ठाक परिवार था, ना ही ज़्यादा पैसे थे, ना ही ज़्यादा मुफलिसी थी। परिवार वाले मेहनती थे, आपस में प्यार था। इस वजह से परिवार में ना कोई कलह थी, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था जयबीर, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला, और 4 या 5 बच्चे थे। एक सबसे बड़ी बिटिया थी जिसका नाम था अंजलि, उससे बड़ा एक बेटा था, उससे छोटा नंदकिशोर 12 साल। साथ ही एक और बेटा था जिसका नाम था कन्हैया 11 साल। एक और बिटिया थी जिसका नाम था रोशनी 8 साल, और एक और बिटिया जिसका नाम था सुरभि 6 साल। परिवार में टोटल इतने लोग थे, ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। जो जयबीर था अपने हिसाब से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का, परिवार का पेट पालता, तमाम चीज़ें ठीक चलती। इस घर परिवार के बारे में एक चीज़ जो सबसे मशहूर थी वो यही थी कि जो बिटिया थी अंजलि, जिसकी उम्र 19 साल थी, वो इतनी गंभीर किस्म की लड़की थी कि परिवार में अगर सुशीला ना भी रहे तो बाकी बच्चों का लालन पालन इतने अच्छे से करती, इतने अच्छे से खाना बनाती, इतने अच्छे से सबको पैम्पर करती कि कभी माँ की कमी महसूस ही ना होने दे। इस वजह से जो सुशीला थी, जब उनको कहीं जाना हो, कहीं घूमना हो, तो अंजलि को घर पे कहती कि तुम बेटा घर पे बच्चों का ध्यान रखना, बाकी मैं, पापा और बाकी जो भाई हैं उनके साथ जा रही हूँ। अंजलि भी बड़े खुशी मन से अपनी बहनों का, अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखती, उनका केयर करती, उनको टाइम से खाना देती, नहलाती, धुलाती। ऐसे ही अक्टूबर महीने की बात है। एक दिन जो जयबीर थे उनके किसी रिलेटिव के यहाँ कोई फंक्शन पड़ता है। अब रिलेटिव के यहाँ फंक्शन पड़ा, जयबीर ने कहा कि जाना पड़ेगा। घर वालों ने कहा कि ठीक है। उस पर जयबीर ने कहा कि नहीं,
क्योंकि मामला रिलेशन का है और हम किसी के जाएंगे नहीं तो कोई हमारे आएगा नहीं। ये चीज़ अक्सर रिश्तों में होती है। हमारी भी बिटिया बड़ी हो रही है, उसकी भी शादी करनी है, तो एक काम करो, जितने लोग हो सकते हो, जितनों को कोई दिक्कत ना हो, वो तमाम लोग चलो। एक दिन की बात है, आराम से रहेंगे, अगले दिन आ जाएंगे, तमाम चीज़ें ठीक रहेंगी। रिश्तेदारी में भी एक इम्प्रेशन जाएगा कि हम लोग आए थे, उनके यहाँ शरीक हुए थे। अम्मा ने जब ये बात सुनी तो फिर उसने कहा कि कौन कौन जाएगा, क्योंकि घर पे किसी का रहना भी ज़रूरी है, तमाम लोग जा भी नहीं सकते हैं। तो फिर इस पे बात हुई कि अंजलि जो है वो और उसकी दोनों बहनें छोटी, सुरभि और रोशनी, ये तमाम लोग रुक जाएं। बाकी जो भाई हैं नंदकिशोर, कन्हैया और सुशीला और जयवीर, ये तमाम लोग चले जाएं। सबको बात समझ में आ गई, क्योंकि अंजलि के ऊपर भरोसा भी था कि अंजलि सबका ख्याल रख लेगी, अपनी बहनों का लालन पालन भी कर लेगी 1-2 दिन तक। उसके बाद जो जयवीर थे अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ रिलेटिव के यहाँ चले जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे एंजॉय करते हैं। एक दिन गुजर जाता है, गुजरने के बाद अगले दिन इधर लगातार अंजलि फ़ोन भी कर रही थी कि पापा आप कब आएंगे, बता रहे थे कि 5 बजे 6 बजे तक आ जाऊँगा। इधर अंजलि ने जब देखा कि 6 बजे तक पापा को आना है, तो अंजलि भी तैयारी में जुट गई कि पापा थके हारे आएंगे, खाना पानी भी बना दूं। इसी दौरान वो किसी चीज़ को लेने के लिए बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद आधे एक घंटे बाद जब लौट के वापस आती है, तो आने के बाद अपने दोनों बहनों को आवाज़ लगाती है। कभी सुरभि को बुलाती है, कभी रोशनी को बुलाती है, लेकिन ना ही अंदर से घर के सुरभि की आवाज़ लौटती है, ना ही रोशनी की। अंजलि ये चीज़ देखती है, फ़ौरन परेशान होती है, घर के अंदर दाखिल होती है कि दोनों बहनें कहाँ चली गई, शाम का वक्त हो चला है। और जैसे ही अंदर अंजलि जाती है, उतनी ही तेज़ी के साथ चीख के बाहर आती है। गांव में दौड़ती हुई सरपट चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, रोती रहती है। अब एक 18-19 साल की लड़की इस हिसाब से चीख के गाँव में दौड़ रही है। फ़ौरन कुछ महिलाएँ, कुछ पुरुष उसको पकड़ते हैं, पूछते हैं बेटा क्या हुआ। कुछ बता नहीं पाती, बस अपने घर की तरफ इशारा करती है। घर की तरफ जब इशारा करती है तो तमाम लोग जो गांव के थे अंजलि के घर की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्होंने जो कुछ घर के अंदर देखा, उसे देखने के बाद सबका कलेजा फट गया। अंदर सुरभि और रोशनी की लाश पड़ी हुई थी, अलग अलग कमरों में। किसी कमरे में धड़ था तो किसी कमरे में सर था। पूरा शरीर खून से तरबतर था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने टुकड़े टुकड़े में काटा हो। ये चीज़ जैसे ही वो देखते हैं, देखने के बाद इसी बीच किसी ने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस भी आती है। आने के बाद 2 फूल सी बच्चियों की ऐसी डेड बॉडी जब वो लोग देखते हैं, देखने के बाद उनका भी कलेजा कांप जाता है। पुलिस वाले जैसे तैसे करके बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इतनी ही देर में अंजलि के जो फादर थे वो भी आ जाते हैं, जो मदर थी वो भी आ जाती हैं। इधर घर पे तमाम लोगों की भीड़। आने के बाद पूछती हैं कि क्या हुआ, तो वो लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। मौके पे फ़ौरन जो एसएसपी साहब थे वो पहुंचते हैं, जो एसपी साहब थे वो पहुंचते हैं, एएसपी जो थे सत्यपाल सिंह वो पहुंचते हैं, तमाम लोग। मामला गंभीर था, फ़ौरन हड़कंप मचती है। आसपास के जितने लोकल पॉलिटिशियन थे वो आते हैं। फ़ौरन ये कहा जाता है कि जल्द से जल्द जिसने भी किया उसको ढूंढा जाए। लेकिन पहला सवाल तो यही था कि इन 2 मासूम बच्चियों की किसी से क्या दुश्मनी कि कोई आया और इस हिसाब से काट के चला गया। इधर बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आई तो उसमें भी कहा गया कि इन बच्चियों को काट के ही मारा गया, यानी ना कोई पॉइजन, ना ही कोई और, ना ही रेप वगैरह की कोई बात। साथ ही अब पड़ताल शुरू हुई। सबसे पहले अंजलि से पूछा गया कि क्या हुआ था। अंजलि ने बताया कि मैं बाहर गई थी और जब लौट के आई तो ये तमाम चीज़ें मैंने देखी। अब ये चीज़ जब बिटिया ने बताया तो पुलिस वालों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वालों की किसी से कोई दुश्मनी रही हो। पुलिस वालों ने जो अंजलि के फादर थे और इन दोनों बच्चियों के फादर थे जयवीर, उनसे पूछा कि क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी रही है। जयवीर ने कहा नहीं साहब, मैं गरीब आदमी और मामूली मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी। पुलिस वाले फिर कहते हैं कि देखिए बिना दुश्मनी के इस हिसाब से कोई नहीं करेगा, कोई तो वजह होगी। तो एक काम कीजिए, आप भी अपने दिमाग पे जोर दीजिए कि क्या कोई ऐसी वजह है जिस वजह से आपकी बच्चियों को इस हिसाब से कोई कर सकता है। जयवीर बेचारे सोचते रहे, तमाम तरह का उन्होंने ज्ञान लगाया कि शायद कहीं से कोई वजह मिल जाए, लेकिन कोई वजह नहीं मिली। पुलिस वालों ने फिर से उस पूरे कमरे को बारीकी से छाना, पड़ताल शुरू की कि किसी के आने के कोई निशान मिल जाए, कोई दुश्मनी का सबूत मिल जाए। पड़ोसियों से पूछताछ की कि क्या आपने किसी को देखा, लेकिन ना ही पड़ोसियों ने कुछ देखा, ना ही घर वाले कुछ बता पाते हैं।
ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, कोई बात नहीं। लगातार जांच पड़ताल होती रही, छानबीन होती रही, कहीं से कुछ मिला नहीं। इधर 2 कत्ल का मामला, पुलिस वाले परेशान, मीडिया का प्रेशर, पॉलिटिशियन अलग इसमें अपनी एक तरह से हाथ सेक रहे हैं। क्या करें? जब कहीं से कोई सबूत नहीं मिला, कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस वालों ने सोचा कि काम करते हैं, क्राइम सीन को फिर से चेक करते हैं और उस पूरे आसपास के इलाके को भी खंगालते हैं। पुलिस वाले अब आसपास के इलाके को और उस क्राइम सीन को जब फिर से चेक करते हैं तो एक चीज़ पहली बार ऐसी मिलती है जिस पे पुलिस वालों की आंखें टिक जाती हैं। दरअसल एक फावड़ा था और उस फावड़े को ऐसा लग रहा था कि जैसे हाल में ही धोया गया हो, और ये फावड़ा कहीं और नहीं, इसी जयवीर के घर में रखा था। अब एक कातिल आता है, आने के बाद कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद फावड़े को इत्मीनान से धोता है, उसे कोई डर भी नहीं कि अंजलि बाहर गई आ जाएगी। ये तमाम चीज़ें ऐसे कैसे पॉसिबल है? अब पुलिस वालों को लगा कि काम करते हैं, अंजलि से ही पूछते हैं, कहीं कहीं वो किसी को बता के तो नहीं गई थी कि घंटे 2 घंटे लग जाएंगे आने में। अब पुलिस वालों ने अंजलि को बुलाया और कहा कि बेटा, किसी को जानकारी थी कि आप बाहर जाओगे या फिर आपकी मम्मी पापा बाहर गए हैं? ये सवाल पुलिस वालों ने जब पूछा तो अंजलि लड़खड़ा गई, और जैसे ही अंजलि लड़खड़ाती है फ़ौरन पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कि अंजलि कुछ छुपा रहे। फिर उससे घुमा घुमा के पूछताछ शुरू हुई, कभी किसी और एंगल पे, कभी कुछ और कहा जाए, कभी ये कहा जाए कि हमें कुछ पता तो चला है बेटा तुम्हारे बारे में। लगातार पुलिस वाले उस लड़की को उकसाते रहे, लगातार वो इधर उधर की बातें करती रही। कोई ऐसी बात जो सच में भी ना हुई हो उसके बारे में भी जब पुलिस वाले पूछ लें तो वो लड़की सफाई देने लगी। इधर पुलिस वालों ने एक टीम और बनाई और उसने कहा कि काम करो, अब इस लड़की का भी बैकग्राउंड खंगालो। जब उस टीम ने इस लड़की का बैकग्राउंड खंगाला तब एक चीज़ और पता चली कि ये लड़की किसी से प्यार करती थी और अक्सर वो लड़का इस लड़की से मिलने इसी गांव में आया करता था। एक तरफ लड़की का बयान अदल बदल, दूसरी तरफ किसी से प्रेम संबंध होना और गांव के पास मिलने आना। ये 2 चीज़ें अब ऐसी थी जो पुलिस वालों को घुमा के रख देती हैं कि जो भी है अब ये लड़की ही बताएगी। तब इस लड़की से पुलिस वालों ने कहा कि अब बेटा काफ़ी कहानी हो गई, कायदे से बता दो, नहीं तो हमारा जो तरीका है वो तुम सह नहीं पाओगी। लड़की इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस। अपना हथकंडा जब उन्होंने अपनाया तो फाइनली अंजलि टूटती है और टूटने के बाद पूरी कहानी तोते की तरह बता देती है कि मैंने ही अपनी बहनों को मारा। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 6 महीने पहले। दरअसल 6 महीने पहले जो अंजलि थी उसे नई नई सोशल मीडिया और इन तमाम चीज़ों की शौक लगी थी। अलग अलग अकाउंट्स ने बनाए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी वो रील वगैरह देखा करती थी। तो लड़कियों की रील सेक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो लग्जरी लाइफ और ऐसी प्यार मोहब्बत धाकड़ लाइफ, ये तमाम चीज़ें ज़्यादा आती है। अपेक्षाकृत लड़कों में स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, कार, गेम, ये सब आते हैं, लेकिन लड़कियों में वो तमाम चीज़ें ज़्यादा आती हैं, मैंने खुद देखा है। तो जब ऐसी रीलें आने लगी तो फिर अंजलि को भी लगा कि शायद मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता, मुझे भी प्यार करता, मुझे सपनों की दुनिया में लेके जाता। अंजलि ने तलाश शुरू की और इसकी तलाश आसपास ही ख़त्म हो गई सौरभ नाम के लड़के से। अब जब सौरभ नाम के लड़के से इसकी दोस्ती हुई तो वो तमाम चीज़ें जो ये सोशल मीडिया पे देखती थी वो तमाम चीज़ें कर गुजरने को तैयार थी, यानी वैसे मिलूँ, वैसे फ़ोटो शूट हो। लेकिन गांव में ये तमाम चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। लगातार अंजलि अपने परिस्थिति से लड़ती रही, लगातार कोशिश करती रही, लगातार उससे बातें करती। कई और उसने सोशल मीडिया पे दोस्त भी बनाए, लेकिन जो बॉन्डिंग थी वो सौरभ से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। तो अलग अलग इंस्टाग्राम पे लोगों से बातचीत भी करती, इधर सौरभ उसका बॉयफ्रेंड था। इस दौरान भाई बहन भी मोबाइल चेक करते, उन्हें भी कुछ डाउट होता, लेकिन अंजलि बड़ी थी, भाई जो था 12 ही साल का था, ये 19 साल की डांट डपट देती। इसी दौरान जब इसे उस दिन पता चला कि जो सौरभ है वो आ सकता है और चूँकि घर वाले कहीं गए हैं, तब इसने प्लान बनाया कि पापा से पूछ लेती हूँ कब तक आएंगे। पापा ने बता दिया 6 बजे तक। फिर इसने एक बार और क्लियर किया तो पापा ने कहा कि नहीं, ट्रेन लेट है, 8 बज जाएंगे। ये खुश हो गई। खुश होने के बाद इसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया, कहा घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाओ, मौका बढ़िया है। सौरभ आता है। आने के बाद कुछ देर तक तो बातचीत होती है, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इस दौरान जो दोनों बहनें थी, सुरभि और रोशनी, वो बाहर खेल रही थी। खेलने के दौरान इसने मना किया था कि कोई अंदर नहीं आएगा, लेकिन बच्चे थे 5-6 साल के, क्या ही ज्ञान था। जो रोशनी थी वो अंदर आ जाती है। आने के बाद उसने अपनी बहन को जब बिना कपड़ों के एक लड़के के साथ देखा तो पूछने लगी कि दीदी ये क्या है, आप कपड़े क्यों नहीं पहनी हो। अब ये शब्द जब अंजलि ने सुना तो वो डर गई। उसे लगा कहीं ऐसे ही अगर मम्मी पापा का आगे बोल देगी तब तो पखेड़ा हो जाएगा।
फ़ौरन वो समझाती है कि कहीं बोलना नहीं है, लेकिन अब मन में डर। तो उसने कहा कि काम करो, इसको निपटा दो। फ़ौरन वो जाती है, फावड़ा लाती है, लाने के बाद सबसे पहले रोशनी को मार देती है। लेकिन इसी दौरान सुरभि भी आ जाती है। उसे डर था कि कहीं अब सुरभि ना मुँह खोल दे, तो उसने फिर सुरभि को भी फावड़े से मारा। मारने के बाद तब तक टुकड़े किए, तब तक वार किया, जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि मर गए। फ़ौरन अपने बॉयफ्रेंड से कहा, अब यहाँ भी इस लड़की की हिम्मत देखिए, अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि काम करो, अब तुम भाग जाओ, और अगर कहीं भी मेरा नाम आए और तुम्हें लगे कि तुम फंस सकते हो तो तुम पहचानने से इनकार कर देना। अपने बॉयफ्रेंड को भगाती है। भगाने के बाद तमाम चीज़ें अपनी परिस्थिति के हिसाब से करती है। फिर दुकान पे जाती है, क्योंकि इसने तमाम चीज़ें सीख रखी थी कि क्या करना है। दुकान पे सामान लेती है, लेने के बाद वापस आती है और ये फिर नाटक मचाती है। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वालों ने सुनी तो एक सवाल फिर जहन में उभरा कि क्या अपनी ही बहन को काटते टाइम इसकी कलेजे में कहीं कंपन नहीं हुई। उसके बाद एक डॉक्टर को इसको दिखाया गया, एक मनोचिकित्सक को। उन्होंने इसको चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने दो चीज़ें बताई। पहला, ये लड़की पोर्नोग्राफी बहुत देखती थी, यानी पोर्न की एडिक्टेड थी। और दूसरा, ये क्राइम सीरीज़ को बहुत देखती थी। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स को देखती थी जहाँ वायलेंस को प्रोवोक किया जाता था। लड़कियाँ जहाँ ऐसे लड़कों को थप्पड़ मार के वो अजीब अजीब से रील बनते हैं। उसके अंदर एक गट्स आ गया था और ये मौके की तलाश में थी कि कब उस गट्स को दिखाया जाए। तो सोच के देखिए कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कैसे पीढ़ियों को भी ख़राब कर रहा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। फिलहाल अंजलि जी जेल में हैं और 19 साल की हैं, तो माफ़ी मिलेगी नहीं। तरीका भी बहुत ब्रूटल था। अब आते हैं कल के सवाल पे, और कल का मेरा सवाल था कि पोटा एक्ट क्या है। तो बेसिकली पोटा जो है वो टाडा का ही एक लाइट रूप है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो पोटा में क्या था, टाडा में जो मेन था कि आप किसी को भी बंद कर दीजिए, कोर्ट के सामने जाना ही नहीं है। लेकिन पोटा में ऐसा नहीं है। पोटा में अगर किसी के ऊपर डाउट हुआ कि ये टेररिज्म में है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी में है, तो सिंपल काम है कि आप उसे 3 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं। उसके बाद आपको चार्जशीट या फिर किसी कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से परमिशन जरूरी है, लेकिन मिनिमम में या फिर मैक्सिमम 3 महीने, उसके बाद आपको कोर्ट के सामने रखना होगा। और इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो दिया है शिवम सिंह जी हैं, आशु गुप्ता जी हैं, विक्रम जी हैं हिसार से, अनु शुक्ला जी हैं जगदीशपुर अमेठी उत्तर प्रदेश से ही, साथ ही जगदीश डोम्बे जी हैं, प्रोफेसर हैं, अयोध्या सिंह जी हैं पटना से, चंद्रमोहन शर्मा जी हैं दिल्ली से नजफगढ़, और ताजुद्दीन जी हैं, रवि सिंह जी हैं ये फॉरेन में रहते हैं, रहमत खान जी हैं बहराइच से, लास्ट टाइम इनका नाम शायद मैंने मिस किया था, प्रमोद जी हैं, और सत्येंद्र जी हैं भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन से। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल आप लोगों में से कई को हिट भी करेगा। तड़ी पार क्या होता है और ये क्यों बना और इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।